Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. Very very good afternoon. आ जाओ शुरू करते हैं. राधे 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 राधे. Good afternoon. Good afternoon. Very very good afternoon. तो शुरू करते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर के हम एमसीक्यू कर रहे थे सुबह वाली क्लास में और आज इसको कंप्लीट कर देते हैं. राधे राधे. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. वेरी गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. कराऊंगा मूलचंद. टाइम ही नहीं बचता यार. टाइम की तो समस्या चल रही है. अरे ये क्या हुआ. हाँ बिल्कुल हो सकता है. 1 मिनट खुल जाने दीजिए. अगला टॉपिक रहेगा 3D. हाँ अगला टॉपिक रहेगा 3D ज्योमेट्री. क्योंकि वेक्टर हो चुका है ना. वेक्टर के साथ फिर 3D ज्योमेट्री जो है ना वो बड़ा सूट करता है. क्योंकि उसमें भी वही दिक् कोसाइन वही दिक् अनुपात वाला आइडिया जो है वो आगे काम आता है. तो बहुत अच्छा टॉपिक रहता है क्योंकि वेक्टर जो है वो आगे 3D में भी काम आते हैं. तो वेक्टर के साथ 3D हो जाएगा तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन मैच हो जाएगा. तो वेक्टर कर लेंगे 3D कर लेंगे. मोटिवेशन के लिए क्या कोई क्लास लगाएंगे. राधे 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 राधे. चलो फाइनली खुल गई. हो गए सारे पेज. तो हम लोग जो सवाल कर रहे थे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. पहले यहां से शुरू करते हैं. इस सवाल से शुरू करो. इसका वर्गमूल क्या होगा. -12 -5 आयटा का वर्गमूल क्या होगा. -12 -5 आयटा का वर्गमूल क्या होगा. स्क्वायर रूट ऑफ -12 -5 आयटा का स्क्वायर रूट कितना होगा. तो एक तो ऑप्शन है कि आप किसी भी ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लो. स्क्वायर करके देख लो. स्क्वायर करके आपको पता लग जाएगा कि आंसर क्या है. तो जिसका भी स्क्वायर ही आता है वो आंसर है. जिस नंबर का स्क्वायर करने पर ये आएगा वो आंसर है. तो बस एक तो ये रहता है कि भाई 25 का वर्गमूल 5 होता है. तो 5 का स्क्वायर 25 होता है.
आप स्क्वायर करके देख लो, अगर अंदर वाला नंबर आ जाता है इसका मतलब है कि वो उसका वर्गमूल है। एक तरीका तो ये होता है, बाय ऑप्शन जा सकते हो आप। एक हमारे पास फॉर्मूला था कि हम फॉर्मूले से निकाल लें, तो फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमें ए का, बी का और मोड जेड का मान चाहिए होगा। तो ए का मान -12, बी का मान -5, मोड जेड बराबर √-12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर और 13। ये 13 हो गया। अब यहां चले तो हमारा फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट का प्लस माइनस √ मोड जेड प्लस a/2 प्लस आइटा साइन ऑफ बी का साइन √ मोड जेड माइनस a/2। अगर हम ये लगाएं प्लस माइनस, मोड जेड कितना है 13, ए कितना है 12, तो ये हो गया 1/2। बी का साइन माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस आएगा। मोड जेड -a 13, 13 - a 25, 25/2, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 5/2, 5/√2, 1/√2 लघुत्तम ले लो तो ऊपर आ जाएगा 1 - 5 आइटा/√2, 1 - 5 आइटा/√2। ये आंसर हो गया। अगला सवाल, अगर z बराबर -z हो, z बराबर -z, z बराबर -z, या तो ये है z का संयुग्मी बराबर -z, कुछ गड़बड़ है। z बराबर -z ना हो के शायद ये है कि z का संयुग्मी बराबर -z हो, शायद ये कहना चाहते हैं। क्वेश्चन की भावना ये है कि z का संयुग्मी बराबर अगर -z हो तो फिर सत्य कथन क्या है। अगर z का संयुग्मी, हाँ कुछ तो ही थोड़ा सा लग रहा है, खाली z बराबर -z कौन पूछेगा। तो z का संयुग्मी बराबर -z हो तो सत्य कथन क्या है। अगर z का संयुग्मी -z के बराबर हो, हाँ z का संयुग्मी अगर z बराबर हम मान ले, हो गया x - आइटा y माइनस x प्लस आइटा y, z का और z के संयुग्मी का मान रख दिया, x - आइटा y बराबर -x माइनस आइटा y, आइटा y कट गया, x एक तरफ आकर 2x आ गया, 2x बराबर 0, यानी x बराबर 0। x कौन है, रियल पार्ट ऑफ z है, तो z का रियल पार्ट 0 होगा, z का वास्तविक भाग 0 होगा, रियल पार्ट ऑफ z 0 होगा। और इसका मतलब z जो है वो शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी, शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी।
अब चलते हैं कुछ सवाल दय माइबर प्रमेय की तरफ। दय माइबर, पहले मापांक पूर्णांक के सवाल लेते हैं, थोड़ा सा बिंदु पथ के सवाल करते हैं। यहां से शुरू कर लो, बिंदु पथ के सवाल से शुरू करते हैं। अगर z बराबर x प्लस आयटा वाई हो तो z माइनस 2 प्लस आयटा z माइनस 3 माइनस आयटा का मापांक बराबर हो तो z का बिंदु पथ बताइए। बताइए z का बिंदु पथ क्या होगा, z कौन से पथ पे चलेगा, पथ का समीकरण क्या होगा, पथ का समीकरण क्या होगा। इस टाइप का सवाल हमने पहले भी किया हुआ है, करो ट्राई इसको। z माइनस 2 प्लस आयटा का मोड बराबर है z माइनस 3 माइनस आयटा का मोड, तो z का बिंदु पथ क्या होगा। बिंदु पथ का मतलब समीकरण निकाल दो, जो शर्त दी गई है उस शर्त में मान रख दो, हल कर लो, जो उत्तर आएगा वो आपका बिंदु पथ हो जाएगा। तो अगर मैं z की जगह x प्लस आयटा वाई रख दूं तो ये जाएगा x प्लस आयटा वाई माइनस का 2 प्लस आयटा बराबर x प्लस आयटा वाई -3 -3। मापांक अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग दोनों तरफ वर्ग कर दो, स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, एक्स के पदों को एक तरफ ले आओ, 6x और 4x 2x, 2y 2y 4y, 4 और 1 5 और 10 -5, 2x प्लस 4y -5, ये बिंदु पथ आ गया। ठीक है, ये बिंदु पथ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला सवाल। z माइनस 1 बटा z माइनस आयटा का मोड बराबर 1 है, तो z का बिंदु पथ क्या होगा, एक वृत्त होगा, एक दीर्घवृत्त होगा, एक सरल रेखा होगी या एक परवलय होगा।
देखो आप इसको अलग अलग कर लो, है ना, भाग देकर मापांक लो या मापांक निकाल कर भाग दो, बराबर काम होता है। ये हमारा नियम कहता है, हमारी रूल बुक कहती है। क्या? मापांक निकाल कर भाग देकर मापांक निकालो या मापांक निकाल कर भाग दो, बराबर बात है। बराबर बात है तो z-1 बराबर हुआ z-i। ठीक है, z का मान रख दो, z का मान रख दो, x प्लस आइटा वाई -1 x प्लस आइटा वाई माइनस आइटा। दोनों तरफ वर्क कर दो, पदों को एक तरफ कर लो, बराबर 0, -2 का भाग दे दो, x माइनस वाई बराबर 0 आया। ये तो एक रेखा का समीकरण है। ठीक है, ये एक सरल रेखा का समीकरण है। अच्छा, इस बात को अगर मैं दूसरे तरीके से दिखाऊं आपको एंगल से, तो आराम से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये सही है कि सरल रेखा का आंसर क्यों आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर तो आ चुका, आंसर तो ये आ चुका। अब इसी चीज को अगर हम एक और एंगल से देखें तो चीजें आराम से समझ में आ जाएगी कि ये कहना ये चाहता है कि z कोई बिंदु है और z जो बिंदु है जिसका बिंदु पथ निकालना है, बिंदु पथ निकालना है मतलब वो बिंदु चल रहा है। कैसे चल रहा है कि z की 1 से दूरी और z की आयटा से दूरी, दोनों से दूरियां का अनुपात 1 है। इसका मतलब दोनों दूरियां बराबर है, दोनों दूरियां बराबर है, क्योंकि तभी तो 1 आएगा। 1 कब आता है, जब दोनों बराबर होते हैं। 2 में 2 का भाग लगेगा तभी 1 आएगा, 3 में 3 का भाग लगेगा तभी 1 आएगा। इसका मतलब z की 1 से दूरी और आयटा से दूरी बराबर है, z की 1 से दूरी और आयटा से दूरी बराबर है। अब ये 1 कहां है और आयटा कहां है, 1 यहां होगा, 1 यहां होगा, आयटा यहां होगा, और बिंदु जो होगा वो इसका मध्य बिंदु होगा। बराबर दूरी पे रहना ना, बराबर दूरी पे रहना तो मध्य बिंदु होगा, यहां होगा। जेड आपका यहां होगा, यहां होगा, यहां हो सकता है, तो ऐसे ऐसे चलेगा, जेड यूं ही तो चलेगा, क्योंकि ऐसे चलने से दोनों दूरियां बराबर रहेगी। बराबर दूरी पे तो एक सरल रेखा बनेगी, एक रेखा बनेगी, क्योंकि 1 से और आयटा से बराबर दूरी पे चल रहा है, तो उसके मध्य, पहले तो सबसे पहले मध्य बिंदु पे आएगा, क्योंकि मध्य बिंदु पे दोनों दूरियां बराबर है ना, दोनों दूरियां बराबर है, फिर मध्य, फिर आप उसके साथ 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 क्योंकि फिर दूरी बराबर रहेगी। ये लंब समद्विभाजक होता है, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक की क्या खास बात होती है, लंब समद्विभाजक 90 डिग्री के कोण पर होता है और समद्विभाजित करता है।
ये दोनों जरूरी क्यों है? दोनों ही बातें जरूरी है। खाली समद्विभाजक हुआ तो जरूरी नहीं है कि बराबर दूरी पर हो, है ना? इसे समझ लो लंब समद्विभाजक का क्या महत्व है। और लंब समद्विभाजक एक बार पहले भी आपके पास आया है। लंब समद्विभाजक आया है परिवर्त के केस में। परिवर्त के केस में भुजाओं का लंब समद्विभाजक निकाला जाता है, फिर उनका जो कटान बिंदु होता है वो परिकेंद्र होता है। तो उसमें लंब समद्विभाजक क्यों लिया जाता है? देखो समद्विभाजक कई हो सकते हैं, जैसे ये रही लाइन, ये रहा ए, ये रहा बी। अब इसके समद्विभाजक देखिए, समद्विभाजक का मतलब जो इसके मध्य बिंदु से जाता है, वो हर रेखा जो इसके मध्य बिंदु से जाती है वो समद्विभाजक है। ये समद्विभाजक है। क्यों? क्योंकि इसने इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट दिया, तो ये एक समद्विभाजक है। ये भी एक समद्विभाजक है। और ऐसे आप हजारों हजारों लाखों लाइनें खींच सकते हो जो समद्विभाजक है। ये भी समद्विभाजक है। ये भी समद्विभाजक है क्योंकि ए बी को आधा आधा बांट रही है ये, तो ये समद्विभाजक है। और ये जो लाइन है अभी जो तीसरी खींच रहा हूं, ये भी समद्विभाजक है। ये लंब समद्विभाजक है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? इसके महत्वपूर्ण होने का मतलब ये महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि अब आप इसके किसी भी बिंदु को, सिर्फ इस बिंदु को जरूरत नहीं है, किसी भी बिंदु को जब आप मिलाएंगे तो ये दूरियां हमेशा बराबर रहेंगी। अब इस लाइन पे जब आप लंब समद्विभाजक पे जब जब आप चलते रहेंगे तब तक आपकी दूरियां बराबर ही आती रहेंगी। दोनों पॉइंट से दूरियां बराबर आएंगी। ये होता है लंब समद्विभाजक का महत्व। और लंब समद्विभाजक के अलावा, लंब समद्विभाजक के अलावा अगर आप कोई और समद्विभाजक, खाली समद्विभाजक का इस्तेमाल करते हैं तो एक से दूरी बढ़ जाएगी, एक से घट जाएगी, एक से दूरी बढ़ जाएगी, एक से दूरी घट जाएगी। लेकिन लंब समद्विभाजक वो पॉइंट होता है जिससे दूरियां पहले भी बराबर थी, जहां काट रही थी वहां पे तो बराबर थी, उसके आगे भी चलोगे तो भी दूरियां बराबर ही बनी रहेगी, दूरियां कहीं नहीं जाएंगी। अब यहां इस केस में देखो, ये दूरी बड़ी होगी, ये छोटी होगी, एक बड़ी होगी, एक छोटी होगी, एक दूरी बड़ी होगी, एक छोटी होगी। तो ये होता है बाकी समद्विभाजक में। लंब समद्विभाजक में समद्विभाजित तो वो करती है, प्लस हमेशा उस लाइन को दोनों बिंदुओं से मिलाने पर दूरियां हमेशा बराबर ही चलती रहती है। ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। दो बिंदु से बराबर दूरी पर हो, उसका मतलब वृत्त होना कहां जरूरी है? वृत्त दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर नहीं होता। वृत्त होता है एक निश्चित बिंदु से एक अचर दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदुपथ वृत्त होता है। वृत्त का दो बिंदुओं से बराबर दूरी होना वृत्त नहीं होता। दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर जब आप चलेंगे तो आप लंब समद्विभाजक का निर्माण करेंगे। वृत्त का निर्माण तब होता है जब आप किसी स्थिर बिंदु से जो आपकी दूरी है, बिंदु स्थिर होना चाहिए, उससे आपकी जो दूरी है वो अचर रहे। अचर बिंदु से दूरी अचर रहे तो वृत्त बनता है। यानी वृत्त कब बनता है? अचर बिंदु से दूरी अचर रहे। क्या क्या बात कह दी यार। अचर बिंदु, कोई अचर बिंदु है, उससे जेड की दूरी, ये आपने दूरी निकाल ली, वो अचर रहे, ये वृत्त होता है। ये बिंदुपथ वृत्त बनाता है, ये हमेशा वृत्त बनाएगा। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले इसको सॉल्व करो, मानक रूप में बदलो
और मानक रूप में बदलने के बाद पहले इसको सॉल्व करो, फिर मानक रूप में बदलो, फिर कोणांक ज्ञात करो, कोणांक बराबर है के और सॉल्व करके बताओ कि फिर पथ क्या बनेगा, कौन सा बिंदु पथ आएगा। तो पहले तो सॉल्व करने का काम करते हैं। z-1 बटा z+1 पहले से मानक रूप में चेंज करते हैं। z का मान हो गया आपका x प्लस आइटा y -1 x -1 ये गुणा हो गया, ये तो हो गया आपका वास्तविक भाग। काल्पनिक भाग आइटा कॉमन माइनस प्लस 2y हो गया। ये लो, अब आगे क्वेश्चन में क्या था, कोणांक निकालो। कोणांक को किसके बराबर रखो, के बराबर रखो, तो कोणांक निकलता है, अब आगे निकालना है इसका कोणांक। कोणांक निकलता है tan इनवर्स, आगे दिया है कि ये जो भी आपने इसको सॉल्व किया है z-1 बटा z+1 को जिसको आपने सॉल्व किया है उसका कोणांक के बराबर है। कोणांक निकलता है tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटा वास्तविक भाग। तो tan इनवर्स काल्पनिक भाग कितना है, ये रहा 2y बटा x+1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया काल्पनिक भाग, बटा वास्तविक भाग वो रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 बटा x+1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में के आ गया। ये काट दो, ये कट tan इनवर्स इधर आकर tan के बन गया, टू वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 बराबर tan के बन गया। वज्र गुणा कर दो, 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इंटू tan के को इधर भेज दो, 2 बटा tan के हो गया और इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -1 बराबर 2y बटा tan के। पदों को इधर ले आओ, सारे पदों को एक तरफ करने के बाद में ये समीकरण बन गया वृत्त का समीकरण। tan के को एक बटा tan के को कोट के लिख ले, इसको ये वृत्त का समीकरण है, जो कि एक वृत्त का समीकरण है। ठीक है, वृत्त का समीकरण, तो वृत्त के तो दो उत्तर दिए हुए हैं, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। इसका केंद्र निकाल लो, केंद्र जो होता है वो जी और एस से निकलता है, केंद्र निकलता है जी और एस से। वृत्त के समीकरण की तुलना करनी होती है आपको इससे। वृत्त का समीकरण, किसी भी वृत्त का समीकरण ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। एक एक्स स्क्वायर का पद होगा, एक वाई स्क्वायर का पद होगा, एक एक्स का पद होगा और एक अचर पद होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। अब यहां से आप
2g, x का कोई गुणांक है नहीं, 2g का मान हो गया 0, 2f का मान, 2f का मान हो गया माइनस का 2 कोट के, तो 2 से 2 कट गया, f का मान आ गया माइनस का कोट के। केंद्र होता है माइनस का g और माइनस का f, g का मान 0 है तो वो 0 हो गया, x का मान 0 है, इसका मतलब है कि ये y एक्स पर है, इसका केंद्र y एक्स पर है, वृत्त है और केंद्र y एक्स पर है। केंद्र y एक्स पर है क्योंकि x का मान, केंद्र में x का मान 0 आ रहा है, केंद्र में x का मान 0 आ रहा है, x का मान 0 हमेशा y एक्स पे आता है, तो केंद्र y एक्स पर है। हाँ, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं कि Z1 बटा Z2 का कोणांक बराबर होता है Z1 का कोणांक माइनस Z2 का कोणांक। ठीक है, अगला z बराबर x प्लस आयटा वाई हो तो आयटा माइनस आयटा z बटा z माइनस 1 का मोड बराबर 1, तो z की स्थिति क्या है, x एक्स पर है, y एक्स पर है, करके देखो, करके देखो, अप्लाई करोगे, और तरीके हो सकते हैं, तरीके और हो सकते हैं, करके देखो, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करके देखो, ये पूछने का सवाल नहीं है कि सर ऐसे कर सकते हैं क्या, करके देखो, उत्तर आ जाए तो मतलब कर सकते हैं, नहीं आए मतलब नहीं कर सकते, है ना, पूछ के काम ना चलाओ थे। नहीं आया तो नहीं करता, बस नहीं आया तो फिर काम नहीं करता, करने से पता चलेगा ना, कुछ देखो कुछ चीजें नहीं पता होती, सारी चीजें हमें भी नहीं पता होती, करे काम करके लगा के देखो, लगाओगे कुछ तो आएगा, कहीं तो अटकेगा, फंसेगा, पता चल जाएगा, बस क्या क्या हो सकता है, बहुत से दरवाजे खुले हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो लगाने के बाद पता चलती है कि काम करेगी या नहीं करेगी, पहले से नहीं पता होता। तो ये आपका हो गया, अलग अलग मोड ले लो, आयटा जेड बटा आयटा माइनस आयटा जेड बटा मोड जेड माइनस 1 बराबर है हमारा 1, आयटा माइनस आयटा जेड जेड माइनस 1। माइनस आयटा स्क्वायर का मान माइनस ये प्लस हो गया,
दोनों तरफ वर्क कर दो। वर्क करने पर वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। सारे कट गए, ऐसा कैसे हुआ यार? सारे कटेंगे क्या? अच्छा, सारे कटेंगे तो 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब है सारे ही बिंदु संतुष्ट करेंगे, तो एक्स एक्स वाई एक्स सब कुछ होगा, हर जेड का मान इसे संतुष्ट करेगा, सारे ही जेड के मान संतुष्ट करेंगे, सारे के सारे। तो कोई है ही नहीं, 0 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब जेड का मान चाहे कुछ भी लो, कोई शर्त ही नहीं आ रही, कोई शर्त नहीं आ रही, इसका मतलब जेड के सब मान सच है, सब सही है, सब सही है। तो एक्स एक्स भी सही है, वाई एक्स भी सही है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ सब सही है, कुछ भी गलत नहीं। नहीं, कॉमन लेने बात तो वही है ना। आए गणित में ऐसा नहीं होता कि कॉमन ले लिया तो कुछ और उत्तर आ जाएगा, ऐसे कर दिया तो कुछ और आएगा। 0 बराबर 0 ही आना है, चाहे ये कॉमन लो चाहे वो कॉमन लो, आना यही है। और ये आने का मतलब ये है कि ये हर जेड के मान के लिए सच है, तो सारे जेड के मान के लिए सच है, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर जेड का मान नहीं है, सारे जेड सही है, सारे सही है। तो पूरा कॉम्प्लेक्स तल इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा पूरा सम्मिश्र तल, इसका बिंदु पथ पूरा सम्मिश्र तल होगा, इस बिंदु की स्थिति पूरा सम्मिश्र तल होगा। सम्मिश्र तल का कोई भी बिंदु ले लो, सारे बिंदुओं के लिए यह बात सच है, ठीक है ना, सारे सम्मिश्र तल के लिए यह बात सच है। ये क्वेश्चन अभी हमने ये वाला मोड लगा पड़ा है, जेड बचेगा कैसे? जेड बचेगा कैसे? मोड ही लगा पड़ा है तो जेड बाहर आएगा कैसे? नहीं, मोड लगा पड़ा है तो बताओ जेड बाहर आएगा कैसे? नहीं डांट रहा मैं आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो फिर से। मैं कह रहा हूं आप एक चीज भूल जाते हो कि आप गणित पढ़ रहे हो, आप लोग फिर से भूल जाते हो कि आप गणित पढ़ रहे हो। जब आप गणित पढ़ रहे हो ना, तो एक चीज हमेशा याद रखो कि गणित के अंदर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। फिर मैं आपको ये बार बार ये कैसे समझाऊं, मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको कि गणित के अंदर ये सवाल है, एक सवाल होता है, एक उत्तर होता है। अब यहां से निकला हर रास्ता यहां जाएगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी,
अगर पूनम के तरीके से जाते हैं, अगर सही जा रहे हैं तो पूनम के तरीके से भी यहां पहुंचेंगे, हिमांशु के तरीके से भी यहां पहुंचेंगे, राकेश के तरीके से भी यहां पहुंचेंगे, अगर सही है तो। अगर सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो फिर पता नहीं क्या हो सकता है। सही कर रहे हैं, है ना, या रोशन के, राकेश के, रमेश के, सबके तरीके से हम एक ही जगह पे पहुंचेंगे। अब आप क्या कह रहे हैं, आप सोचो, आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आयटा कॉमन ले लो तो कुछ और उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं, इस बात का मायने समझ में आ रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि गणित को अलग अलग तरीके से करने से अलग अलग उत्तर आ जाएगा। ये तो पूरी गणित की नींव ही हिल जाएगी यार। सोचिए, गणित की पूरी नींव हिल जाएगी, गणित खत्म हो जाएगी, खत्म, बंद, ताला लग जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि जब तक आप सही करेंगे, जो उत्तर मेरा आया है वही उत्तर आएगा, चाहे आयटा कॉमन लो, मत लो, कुछ और करो, जो चाहे कर लो, आपका उत्तर हर बार यही आएगा, है ना। हाँ, सॉल्व जल्दी हो सकता है, उसके बारे में कह सकते हो कि भैया ये रास्ता छोटा है, ये बड़ा है, ये लंबा है, इन पे बात हो सकती है, रास्तों की लंबाइयों पे बात हो सकती है, कैलकुलेशन पे बात हो सकती है, कैलकुलेशन लंबी है, राकेश वाले की कैलकुलेशन आसान है, इसकी कैलकुलेशन लंबी है, ये ज्यादा टेढ़ा है, ये बात हो सकती है, लेकिन ये दो के बीच में कोई बदलाव नहीं आ सकता। और इन दोनों में बदलाव आ जाएगा तो फिर गणित का आधार बदल जाएगा। तो इसलिए जब भी आप गणित निकालें तो इस बात पे श्योर होकर निकालें कि जब तक मैं सही कर रहा हूं या सही कर रही हूं तो उत्तर अलग नहीं आएगा। एक वृत्त का समीकरण है, पता नहीं, लगता तो नहीं है। तो मुझे चारों चारों ही गलत लग रहे हैं, ये चारों ही गलत लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, देखो, चारों ही गलत लग रहे हैं मुझे, चारों के, हाँ, चारों के चारों ही गलत लग रहे हैं, क्योंकि अगर इसे ध्यान से देखो, आ जाओ, मैं इसको एक सिंपल तरीके से करते हैं। पहले तो चाहे जेड का मान रख के वैसे भी कर सकते हो, यहां से मैं अगर आयटा कॉमन निकालूं तो ये मेरा हो जाएगा जेड बटा जेड माइनस 1/आयोटा प्लस जेड माइनस आयोटा बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया, इसे अलग अलग कर दो, क्योंकि गुणा में होते हैं तो दोनों का मोड अलग अलग निकाला जा सकता है। गुणा में होते हैं तो दोनों का मोड अलग अलग निकाला जा सकता है, मतलब मोड निकाल के गुणा कर लो, चाहे गुणा लेके मोड ले लो, बात एक है। तो मैंने अलग कर दिया, आयटा का मोड 1 आ गया, तो ये तो खत्म हो गया, 1/आयटा प्लस आयटा हो जाता है, ये प्लस आयटा हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कि जेड की दूरी आयटा से निकाली गई है, जेड की दूरी माइनस आयटा से निकाली गई है, क्योंकि ये माइनस आयटा हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, जेड की दूरी आयटा से निकाली गई है, जेड की दूरी माइनस आयटा से निकाली गई है, और निकालने फिर दोनों दूरियों को जोड़ लिया गया, दूरियां 2 आई है, दूरियों का जोड़ 2 आया, तो इस हिसाब से क्या चित्र बनता हुआ दिख रहा है, वो ये है कि ये रहा z बराबर आयटा, है ना, z बराबर आयटा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, z बराबर माइनस आयटा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा।
दोनों से दूरियों का योग 2 है, 2 है तो आप देख सकते हो कि बिंदु होगा यहाँ कहीं भी, इस लाइन पे कहीं, इस टुकड़ों के बीच में कहीं होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच में कहीं भी ले लो, क्योंकि ये दूरियां 2 है। देखो ये दूरी 1 होगी, ये दूरी 1 है, ये दूरी 1 है, तो टोटल दूरी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई? 2। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई? 2। तो अगर मैं इस दोनों के बीच में बिंदु को कहीं भी लेता हूं तो दूरियों का जोड़ 2 रहेगा। एक से दूरी बढ़ जाएगी तो दूसरे से घट जाएगी, तो यहाँ पे तो बढ़ना घटना है ही नहीं। यहाँ पे है कि दोनों दूरियों का योग 2 आना चाहिए, तो 2 आएगा। तो ये रेखाखंड आएगा आयटा और माइनस आयटा को मिलाने वाला। अब ये तो y x हो गया, ये तो एक निर्देशीय x हो गया। नहीं, निर्देशीय x नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं बिंदु को आगे ले लेता हूं, इन दोनों के आगे ले जाता हूं, तो ये बात गलत हो जाएगी। अब देखो, अगर मैं बिंदु को यहां लेता हूं तो ज्यादा हो गया, नहीं हो गया? गलत हो गया ना। ये दूरी 2 हो गई, प्लस ये दूरी और जुड़ गई, तो 2 प्लस हो गई, तो एक्स्ट्रा दूरी आ गई। इसका मतलब बिंदु इन दोनों के बीच में आएगा। तो सही आंसर आएगा आयटा और माइनस आयटा को मिलाने वाला एक रेखाखंड। आयटा और माइनस आयटा को मिलाने वाला एक रेखाखंड, आयटा व माइनस आयटा को मिलाने वाला रेखाखंड। रेखा भी नहीं आएगी, रेखाखंड आएगा, टुकड़ा आएगा खाली आयटा और माइनस आयटा को मिलाने वाला। अब अच्छा, क्या बिंदु कहीं और हो सकता है? नहीं, कहीं भी और नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोला कि इस लाइन के ऊपर इधर उधर हो जाए तो इधर उधर भी लेके देखो। अगर बिंदु को मैं यहां लेता हूं, क्या लगता है अब ये दूरी 2 रहेगी? बोला नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जब सीधी दूरी 2 है, त्रिभुज के नियम के अनुसार अगर सीधी दूरी 2 है तो बाकी दो भुजाओं का जोड़ 2 से ज्यादा होगा, तो ये 2 से ज्यादा होगा, यानी ये बिंदु नहीं हो सकता। अगर मैं कहीं भी और कोई भी बिंदु की कल्पना करता हूं तो त्रिभुज नियम के अनुसार वो दूरी 2 नहीं हो सकती, क्योंकि इन दो के बीच की दूरी 2 है, तो वो दूरी 2 से बड़ी आएगी। कोई भी और बिंदु लूंगा तो त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज बनेगा तो दूरियों का योग 2 से ज्यादा आएगा। तो ये बिंदु तो हो नहीं सकता, ना इधर हो सकता है ना इधर हो सकता है। तो ना इधर हो सकता है ना इधर हो सकता है, सिर्फ इन दो बिंदुओं के बीच में कहीं भी वो बिंदु हो सकता है, क्योंकि एक से दूरी, दोनों के बीच की टोटल दूरी 2 है। टोटल दूरी 2 है तो एक से जितनी भी होगी दूसरी दूरी बची 2 से कम होगी, टोटल दूरी 2 आती रहेगी, है ना? 2 ही है ना, जितनी दूरी उसने वहां कवर कर ली बची हुई ये कवर हो जाएगा, टोटल 2। तो अगर ये दूरी बढ़ गई तो वो कम हो जाएगी, टोटल 2 रहेगी। तो इन दो के बिंदुओं के बीच में ही वो बिंदु चल सकता है, यही उसका बिंदु पथ होगा। इसलिए सरल रेखा नहीं, सरल रेखा नहीं है, रेखाखंड है, गलत। व्रत नहीं, व्रत नहीं है। रेखा युग्म नहीं, रेखा युग्म भी नहीं है। निर्देशीय अक्ष नहीं, निर्देशीय अक्ष भी नहीं है। तो जवाब है नन ऑफ दीज। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आएगा। जब वो कह रहे हैं इसको पूरा हल करने पर x बराबर 0 आएगा, बिल्कुल आपने इसको पूरा सॉल्व किया, x बराबर 0 आ गया, ठीक है। x बराबर 0 मतलब yx आ गया। आंसर आया yx, लेकिन रुको, अभी yx पे आपको कोई एक बिंदु दिखा देता हूं जिसपे ये बात गलत हो जाएगी। yx पे ही एक बिंदु हम ले लेते हैं जिसपे ये बात गलत हो जाएगी। देखो yx है, yx पर मैंने एक बिंदु लिया, z बराबर 2 आयटा, yx पे है, z बराबर 2 आयटा yx पे होगा नहीं होगा? z बराबर 2 आयटा yx पे होगा या नहीं होगा? होगा। z बराबर 2 आयटा yx पे होगा। 2 आयटा यहाँ रखो, 2 आयटा यहाँ रखते ही माइनस का 2, माइनस का 1, 3, 3 का मोड हो गया 3, ये आ गया 3, प्लस 2 आयटा माइनस आयटा, आयटा आयटा का मोड 1, 2 और 3, 3 और 1 का जोड़ तो 4 आ गया। 4 बराबर 2 होता है? नहीं होता। तो z बराबर 2 आयटा yx का एक बिंदु है लेकिन संतुष्ट नहीं कर रहा। तो ये शर्त आएगी कि भैया यहां से यहां तक ही इन दो बिंदुओं के बीच के बिंदु जो है केवल वही संतुष्ट होंगे और कोई संतुष्ट
नहीं होगा और कोई संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये लो, इसके जैसे सवाल अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया है। अभी जस्ट किया है। ठीक है, बिल्कुल सही। एक्स एक्स, ये देखो दोनों दूरियां हैं, दोनों दूरियां बराबर है, ये दोनों दूरियां बराबर है। ये देखो, ये दोनों दूरियां बराबर है, 5 आयटा से और -5 आयटा से बराबर दूरी पर है। 5 आयटा कहां होगा? ऊपर होगा। -5 आयटा कहां होगा? नीचे होगा। इन दोनों से बराबर दूरी पर ये बिंदु आएगा। ये लंब समद्विभाजक होगा कि इन दोनों से दूरियां बराबर रहनी चाहिए। इस बार जोड़ नहीं दिया, इस बार जोड़ नहीं दिया, इस बार दूरियां बराबर रखने को कहा है। तो ये लंब समद्विभाजक ले लो, लंब समद्विभाजक से दूरियां हमेशा बराबर ही रहती है। और ये कौन होगा? एक्स एक्स, क्योंकि इनके मध्य बिंदु से एक्स एक्स ही जाएगा। हाँ, सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो। जब सॉल्व करोगे, हल करोगे तो y बराबर 0 आएगा। हल कर लो, हल करने पर y बराबर 0 आएगा। y बराबर 0। अब ये लो, थोड़ा सा दया माइबर पर में ट्राई करते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल है एकदम। एक तो क्या है, देखो इस समीकरण का उत्तर हमेशा, ये जो अगर ऐसी समीकरण है x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा हो, तो इसका आंसर हमेशा x बराबर
कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा ही आता है। कैसे आता है वो भी मैं निकाल के दिखा देता हूं। ये बात स्मरणीय है, याद रखने लायक बात है कि इसका आंसर, ऐसी समीकरण का आंसर x बराबर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा ही आता है। ये आप लोगों को याद रखना है, हमेशा बार बार काम में आएगी। इसका उत्तर हमेशा यही आता है। कैसे आता है अब वो देख लो। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेने पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 2 कॉस थीटा। एक्स को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 कॉस थीटा इंटू एक्स। पदों को एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा एक्स प्लस 1। श्रीधराचार्य लगा दो। तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी का हो गया 2 कॉस थीटा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर जो कि 4 कोस स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 गुना ए। 2 कॉस थीटा, यहां से माइनस का 4 कॉमन ताकि 1 माइनस कोस स्क्वायर बन जाए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, ये साइन स्क्वायर हो गया। 4 का 2 बाहर आ गया, 2 कॉस थीटा प्लस माइनस आइटा। आइटा क्यों आया, क्योंकि माइनस का है तो माइनस आइटा आ गया। 4 का 2 बाहर आ गया, 2 साइन थीटा बटे 2। 2 कॉमन लेके कट कर दो, ये आ गया कॉस थीटा प्लस माइनस आइटा साइन थीटा। तो इसमें से आप कोई सा भी ले सकते हो, तो प्लस वाला ले लें तो कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे अगर हम परमे लगाएं हमारी, ये रहा, ये x की पावर n और 1/x को ऊपर लिया तो ये x की पावर माइनस n हो गया। तो हम x की जगह कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर माइनस n, n पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा कॉस n थीटा दय माइबर परमे से साइन n थीटा। इस पे दय माइबर परमे लगेगी, कॉस माइनस n थीटा, कॉस में माइनस का फर्क पड़ता नहीं है, साइन में माइनस बाहर आ जाते हैं, ये कट गया, ये 2 कॉस n थीटा हो गया। तो अब इस बात को याद रख सकते हो कि इसका उत्तर जो है x प्लस 1/x बराबर 2 कॉस थीटा हो तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n का उत्तर 2 कॉस n थीटा होता है। इसे सीधा हाँ एज ए रिजल्ट आप याद रख सकते हैं टाइम बचाने के लिए कि x प्लस 1/x अगर 2 कॉस थीटा हो तो फिर x की पावर n प्लस 1/x की पावर n भी इतना ही आएगा, बस थीटा की जगह n थीटा हो जाएगा। देखिए लो, दया माइबर परमे का एक बहुत सुंदर सवाल है। कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा बटा साइन थीटा प्लस आइटा कॉस थीटा की पावर होल पावर 4 बराबर होगा नहीं, वो नहीं आएगा।
तो इसमें क्या देखो, ऊपर वाले में तो आराम से दह माइबर पर में लग जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला एकदम दह माइबर पर में के हिसाब से कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर नीचे वाले को ध्यान से देखो तो ये दह माइबर पर में के लिए नहीं है, क्योंकि इसका वास्तविक भाग जो है वो साइन है, काल्पनिक भाग कॉस है। उल्टा चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है। और दह माइबर पर में लगाने के लिए वास्तविक भाग का कॉस होना और काल्पनिक भाग का साइन होना जरूरी है। वास्तविक भाग का कॉस होना और काल्पनिक भाग का साइन होना जरूरी है। तो यहाँ तो वास्तविक भाग साइन में आ रहा है, काल्पनिक भाग कॉस में आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? इस ऊपर वाले में तो देखो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ऊपर वाला तो डन डनाडन, तो ऊपर वाले को तो कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले को ठीक करना है। तो इसमें खाली दिक्कत ये है कि जो वास्तविक भाग है वो काल्पनिक में आ रहा है, जो काल्पनिक है वो वास्तविक में आ रहा है। तो क्या करो, इसमें आयटा कॉमन निकाल लो। आयटा, आयटा तो कॉमन है ही नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां नहीं है वहां बट्टे में आ जाएगा, जहां कॉमन होगा वहां निकल जाएगा, जहां है वहां से तो निकल जाएगा, जहां नहीं है वहां बट्टे में आ जाएगा। तो हमने जबरदस्ती आयटा को कॉमन ले लिया, और ये कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर 4, आयटा की अलग अलग कर दूं, आयटा की पावर 4 अलग, 1/आयटा होता है माइनस आयटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 4। अब देखो ठीक हो चुका, आयटा की पावर 4 1 हो जाएगा, आयटा की पावर 4 का मान 1 हो गया। कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा पावर 4। अब ठीक हो गया। अब इसे ऊपर ले जाओ, माइनस की पावर को, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर 4 कॉस थीटा अब दह माइबर पर मैं लगा दो, कॉस 4 थीटा प्लस आयटा साइन 4 थीटा, -4 गुणा होगा कॉस 4 थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयटा साइन 4 थीटा। तो धुरे रूप गुणा होते हैं, तो कॉस से कॉस का कोण जुड़ जाता है, साइन से साइन का कोण जुड़ जाता है। तो कॉस 8 थीटा प्लस आयटा साइन 8 थीटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, बढ़ जाए आगे। एक ये लो, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का मान 0 है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का मान 0 है, कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा कॉस 2 गामा का मान बताइए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसे पुराने सवालों में से एक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत पुराने सवालों में से एक है। इनका तरीका भी थोड़ा सा हटके होता है, थोड़ा सा हटके होता है। जो आप लोगों को आता है तो आप कर ही लोगे, नहीं आता तो मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ। इनमें क्या होता है, माना पहले हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मानेंगे,
माना कि Z1 बराबर है कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, और Z2 बराबर हमने मान लिया कॉस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा। Z3 बराबर कॉस गामा प्लस आइटा साइन गामा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इन तीनों को मैं अगर जोड़ता हूं तो इन तीनों का जोड़ 0 आएगा। क्यों आएगा? वो आप वहां से देख सकते हो कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो वास्तविक से वास्तविक भाग जुड़ जाएगा और काल्पनिक से काल्पनिक भाग जुड़ जाएगा। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, वास्तविक से वास्तविक, मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, गुणा नहीं कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस गामा प्लस आइटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का मान सवाल में दिया हुआ है, वो देखो कि साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का जोड़ 0 है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का जोड़ भी 0 है। तो ये भी 0 दिया है और हमें ये भी 0 दिए, तो ये तो हो गया 0 प्लस 0 आइटा मतलब 0, तीनों का जोड़ 0 है। और भी देखिए, एक चीज और है जो देखने लायक है। अगर मैं इनको उल्टा करके जोड़ूं, मतलब इनके व्युत्क्रम निकाल लूं और फिर जोड़ूं, 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3, तो वो भी कमाल की बात होगी, इनका जोड़ भी 0 आएगा। कैसे? 1/Z1 क्या होगा, ये रहा, है ना, 1 कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा प्लस 1 कॉस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा प्लस 1 कॉस गामा प्लस आइटा साइन गामा, ये आया। अगर मैं परिमेयकरण करके ऊपर लाता हूं, अगर मैं परिमेयकरण करके ऊपर लाता हूं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस आइटा साइन अल्फा से गुणा उसका भाग, नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जिसका मान 1 हो जाएगा, और मेरे पास आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस आइटा साइन अल्फा। ऐसे ही ये मेरा आ जाएगा कॉस बीटा माइनस आइटा साइन बीटा। चाहूं तो मैं दया माइबर पर में भी लगा सकता हूं, उस पर नीचे वाले को ऊपर लाऊंगा तो पावर -1 हो जाएगी, है ना। दया माइबर से भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इसी चीज को मैं परिमेयकरण से भी कर सकता हूँ और दया माइबर से भी सॉल्व कर सकता हूँ। इसे मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। अगर दया माइबर से करूं तो उससे भी हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन की पावर -1, दया माइबर का उपयोग कर रहा हूँ। -1 पावर जाएगी, कॉस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस, ये हो गया दया माइबर से। और परिमेयकरण करूं, चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे से गुणा करूं तो भी यही आएगा। चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे से गुणा करूंगा तो कॉस अल्फा माइनस आइटा साइन अल्फा से गुणा उसका भाग, नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस आइटा साइन अल्फा। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप लगा लो, बात एक ही है। फिर अब आपके क्या हो गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इन तीनों का जोड़ 0 हो गया, आइटा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का जोड़ 0, ये कुल मिला के आ गया आपका 0। इसका मतलब इन तीनों का जोड़ भी 0 होगा, इन तीनों के व्युत्क्रमों का जोड़ भी 0 होगा, ठीक है। अब और एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट इसी के साथ, और अगर हम तीनों का वर्ग करके तीनों का जोड़कर होल स्क्वायर करें तो तीनों का होल स्क्वायर हमारा आता है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर प्लस 2 Z1 गुणा Z2 प्लस Z2 गुणा Z3 प्लस Z1 गुणा Z3। और इसमें भी आपको फिर से एक रिजल्ट और देखने को यहां मिलेगा
कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जो तो 0 हो गया, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, इसे आप ऐसे लिख लो 2 Z1 गुणा Z2 गुणा Z3 और अंदर हो जाएगा 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3। लिखने का तरीका अलग है। Z1 Z2 Z3 कॉमन ले लिया, Z1 Z2 Z3 कॉमन ले लिया, तो जहां कॉमन नहीं होगा वहां भाग आ जाएगा, तो यहाँ Z3 आ जाएगा, इसमें Z3 आ जाएगा, इसमें Z1 आ जाएगा, इसमें Z2 आ जाएगा। इन तीनों का व्युत्क्रमों का जोड़ 0 है, तो ये 0 हो गया सारा। तो इसका मतलब वर्गों का योग भी 0 है, इनका जोड़ भी 0 है, इनके व्युत्क्रमों का जोड़ भी 0 है और इनके वर्गों का जोड़ भी 0 है। एक चीज और आ गई, अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का जोड़ 0 है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का जोड़ 0 है, तो Z1 के तीनों का जोड़ 0 होगा, Z1 के व्युत्क्रमों का जोड़ 0 होगा, Z1 Z2 Z3 के वर्गों का योग 0 होगा। अब इस वर्गों के योग से हमें क्या फायदा हुआ, इससे एक फायदा हमारे लिए निकल के आएगा। मैं Z1 का मान रखूं, Z1 का मान है कॉस अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस Z2 का मान कॉस बीटा प्लस आयटा साइन बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा प्लस आयटा साइन गामा का स्क्वायर बराबर 0। दाएं माई बाय पर में से cos 2 अल्फा प्लस आयटा साइन 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस आयटा साइन 2 बीटा cos 2 गामा प्लस आयटा साइन 2 गामा। वास्तविक भाग एक साथ कर लो, काल्पनिक भाग एक साथ कर लो, तो आपको मिल गया cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा। ये हो गया वास्तविक भाग प्लस आयटा साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा साइन 2 गामा बराबर में है 0, 0 प्लस 0 आयटा। वास्तविक भाग से वास्तविक भाग की तुलना, काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग की तुलना, जिससे हमें मिल जाएगा cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा का मान का जोड़ भी कितना होगा, 0 होगा। साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा साइन 2 गामा का जोड़ भी 0 होगा। तो इस सवाल से कई परतें खुलती है कि अगर इस सवाल में कई चीजें नई बन गई है जो आपके याद रखने लायक है कि अगर ऐसा होता है, जब कभी भी ऐसा होता है तो तीनों का जोड़ 0 होता है, तीनों के व्युत्क्रमों का जोड़ 0 होता है, तीनों के वर्गों का योग 0 होता है और cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा का जोड़ भी 0 होता है, साइन का भी जोड़ 0 होता है, साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा साइन 2 गामा का जोड़ भी 0 होता है। ठीक है, बस चलिए यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। हाँ, बहुत कुछ 0 होता है इसमें। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से दोबारा।